अभी आपने जो वीडियो देखी वो पाकिस्तान या बांग्लादेश की नहीं है, वो केरला कांग्रेस की सेलिब्रेशन वीडियो है आफ्टर विनिंग द रीसेंट इलेक्शंस। देखा कौन से झंडे फहराए जा रहे हैं? इसमें आपको एक दो तिरंगा भी शायद नजर आ गया होगा। अरे पगलो, वो तिरंगा नहीं, वो कांग्रेस का ही झंडा है। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने सेलिब्रेशन करते हुए उन बैनर्स को भी फाड़ा जिन पे शहीद भगत सिंह की फोटोज थी। आई रियली डोंट नो हाउ डज देयर ब्लाइंड सपोर्टर्स स्टिल डिफेंड दिस। अब जो कांग्रेस के सपोर्टर्स इसको भी डिफेंड करेंगे ना, मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये तो है देश की इंटरनल सिक्योरिटी का इशू, लेकिन अलेजेडली कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज और एक्टर्स हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इंडिया में रिजीम चेंज करना चाहते हैं। और ये भी एलिगेशंस हैं जो राहुल गांधी इतने सारे सीक्रेट फॉरेन ट्रिप्स करते हैं और कुछ एंटी इंडिया लोगों से भी मिलते हैं। क्या ये 2029 में रिजीम चेंज करने की एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? कांग्रेस की इसी सो कॉल्ड स्ट्रैटेजी को मैं डिकोड करूंगी आज की इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉजिकली आंसर करेंगे लिब्रांडोस के उन क्वेश्चंस का जो ये कमेंट्स में पूछते रहते हैं, लाइक मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, वोट चोरी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हाँ, प्रॉपर रोस्ट भी होगा, इसलिए उस वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। आई नो, ये सुन के कुछ लिब्रांडो कमेंट्स करेंगे कि मैं अंधभक्त हूँ, बीजेपी से पैसे लेती हूँ। आई मीन सीरियसली। अबे चमन चटोरो, मैंने बीजेपी के अगेंस्ट नीट इशू पे 2 वीडियोस बनाई हैं, जाके देख लो चैनल पे। और बीजेपी के ब्लंडर्स पे मैं एक वीडियो ला रही हूँ जिसकी रिसर्च अभी चल रही है। आई नो, मेरी एक आइडियोलॉजी है और मेरा मानना है कि बीजेपी इस टाइम पे बाकी सभी पार्टी से बेहतर है। मुझे कोई न्यूट्रलिटी का नाटक नहीं करना बाकी क्रिएटर्स की तरह, ठीक है? चलो शाबाश, अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो हे गाइस, माय नेम इज स्वानिया एंड यू आर वाचिंग स्वान अनलीश्ड। देखो, राहुल गांधी जी जो हमारे देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब वो फॉरेन कंट्रीज में जाकर इंडिया की डेमोक्रेसी पे सवाल उठाते हैं और कुछ एंटी इंडिया लोगों के साथ मिलते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में सस्पिशन क्रिएट होता है, क्योंकि ये भाई साहब पिछले कुछ सालों में 54 फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं और वो गवर्नमेंट का पार्ट भी नहीं है, जिससे कि हम फॉरेन ट्रिप्स को ऑफिशियल ट्रिप्स कंसिडर कर लें। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी आया है कि इन 54 फॉरेन ट्रिप्स पे लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन राहुल गांधी की पब्लिकली डिक्लेयर्ड इनकम तो सिर्फ 11 करोड़ है। फिर इन फॉरेन ट्रिप्स को कौन फंड कर रहा है? कौन है इनका स्पॉन्सर? बताओ बताओ। अगर कांग्रेस पार्टी फंड कर रही है तो उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? बस यही कुछ सवाल है लोगों के। और ये सवाल सीरियस तब हुए जब 3 मई 2026 को राहुल गांधी ओमान के मस्कट सिटी में दिखा। अगर कोई ये वीडियो नहीं बनाता तो पता भी नहीं चलता कि राहुल बाबा फॉरेन ट्रिप पे गए हैं, क्योंकि ना तो राहुल गांधी ने और ना ही कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में पब्लिकली इन्फॉर्म किया था। इनफैक्ट इवन सीआरपीएफ के प्रोटोकॉल को भी फॉलो नहीं किया गया था। इतनी क्या सीक्रेसी थी और उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। पर कुछ सवाल और उठ रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हो कि राहुल गांधी जिस कैफे के अंदर जा रहा है उसका नाम है कैफे फारा, और इस कैफे का ओनर है खालिद मोहम्मद जमन। खालिद मोहम्मद जमन की एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट फर्म है ब्लू 5 कैपिटल, जिसका एक मेंबर फैंग फेंगली है। और आपको पता है ये फैंग फेंगली है कौन? ये एक चाइनीज इन्वेस्टर है और चाइनीज आर्मी के एक हाई रैंक ऑफिसर का बेटा। मतलब राहुल गांधी जिस कैफे के अंदर जा रहा था, उस कैफे के ओनर खालिद मोहम्मद जमन के लिंक्स तो चाइनीज आर्मी के साथ है। अब राहुल गांधी जी का है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकती, कोइंसिडेंस होगा, है ना? बस कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल गंभीर तब हो जाते हैं जब राहुल गांधी इस इंसिडेंट के मात्र 5 दिन पहले, यानी कि 28 अप्रैल को अंडमान निकोबार जाके वीडियो बना रहे थे। I'm standing in the Nicobar Islands in the middle of what is easily the most beautiful forest that I've ever seen in my life. वहां पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही प्रोजेक्ट जो हम चाइना को इंडियन ओशन में काउंटर बैलेंस करने के लिए डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इंडिया ये प्रोजेक्ट डेवलप कर लेता है तो अंडमान निकोबार में हमारा पोर्ट बन जाएगा, जिससे कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से हर साल इंडिया के 500 मिलियन US डॉलर्स बच जाएंगे, जो इंडिया दूसरी कंट्रीज को ट्रांजिट फी पे करता है।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वहां पे हमारा नेवल बेस बन जाएगा जिससे हम मलाक्का स्ट्रेट को डायरेक्टली कंट्रोल कर पाएंगे। और इंडिया के सारे डेवलपमेंट से सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना को। इसी वजह से राहुल गांधी जी के सडन प्रोटेस्ट पे सवाल उठ रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट क्यों है, जबकि उनकी पार्टी की सरकार तेलंगाना में 400 से 450 फैमिलीज के घर तोड़कर 5000 करोड़ से ज्यादा खर्च करके गांधी जी का एक स्टैचू बनाने की प्लानिंग कर रही है। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से क्या प्रॉब्लम है? चाइना के लिए इतना प्रेम क्यों? और क्या ये ओमान फैंग फेंगली को कुछ रिपोर्ट करने गए थे? मुझे नहीं पता। एनीवेज, एक तो ये केस है। दूसरा केस है यूएस डीप स्टेट फंडिंग का। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यूएस और चाइना तो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो फिर ये कैसा कनेक्शन है? देखो, मैं लेफ्टिस्ट यूएस डीप स्टेट की बात कर रही हूँ जो अमेरिका में भी ट्रंप को हटाकर रिजीम चेंज करना चाहती है। तो ये है कनेक्शन। आप इनको तो जानते होंगे। इनका नाम है पवन खेरा। ये कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। इनकी वाइफ का नाम है कोटा नीलिमा। ये तेलंगाना कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। और कोटा नीलिमा मेंबर है प्रोटो नाम के एक ग्रुप की, जो ये डिसाइड करता है कि इंडिया में कौन से जर्नलिस्ट को फॉरेन से फंडिंग आएगी। और ये फंडिंग आती कहां से है? ICFJ से, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट। ICFJ को फंड करती है जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और यूएस डीप स्टेट इन द फॉर्म ऑफ यूएस एड। 2025 में यूएस की एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट से ये रिवील हुआ था कि 2024 में $165 मिलियन इंडिया भेजे गए थे थ्रू डिफरेंट NGOs इंक्लूडिंग ICFJ। और 2025 में यूएस एड से $53 मिलियन आई थी इंडिया में, जो कि 2024 से 3 गुना कम थी। शायद 2024 में इतनी ज्यादा फंडिंग इलेक्शन रिजल्ट्स चेंज करने के लिए दी गई थी। खैर, ये तो कुछ एलिगेशंस है जो ट्रंप के पार्टी के लोगों ने लगाए थे। $21 million for voter turnout in India. Why are we caring about India turnout? We got enough problems. इसमें कितनी सच्चाई है वो मैं नहीं जानती, बट इतना पता है कि 2024 में काफी ज्यादा एंटी मोदी जर्नलिस्ट एक्टिव हो गए थे। तो कहीं ना कहीं से तो फंडिंग आई थी, और ये फंडिंग जर्मनी में भी तो गई होगी, जर्मन कॉकरोच के पास। मैं भी कॉकरोच पार्टी का मेंबर बनना चाहता हूं। एंड ऑनेस्टली 2024 में तो रिजीम चेंज होने से बाल बाल बचा था। आई बिलीव 2029 के लिए इंडियन गवर्नमेंट को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शायद अपना इंटरेस्ट ही देखती है। I mean, इनकी हरकतें एंटी बीजेपी कम और एंटी इंडिया ज्यादा होती हैं। तो मैं एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ। अभी इजराइल पैलेस्टीन इशू चल रहा है। इजराइल की ऑपोजिशन पार्टी कंप्लीटली इजरायली गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। इवन अमेरिका में भी ऐसा ही है। इंडिया में कांग्रेस पार्टी हमेशा आर्मी और गवर्नमेंट पे सवाल उठाती है कि प्रूफ दो कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है या नहीं, चाहे वो उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपोज ही करती आई है। रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी ये लोग ट्रंप और पाकिस्तानी पीएम एंड इनफैक्ट उनकी आर्मी की स्टेटमेंट से ही कंक्लूजन ड्रॉ करके ये बोल रहे थे कि मोदी ने सरेंडर कर दिया है और इंडिया हार गया है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। बट रियलिटी तो ये है कि ना तो मोदी ने सरेंडर किया था और ना ही इंडिया की डिफीट हुई है। इंडिया को टेररिस्ट कैंप्स उड़ाने थे और वो इंडिया ने अचीव कर लिया था। Objective was to teach the terrorists a lesson that they will think twice before doing something, or they know what kind of price they can pay. And once we have achieved those objectives, we should look for all windows of opportunity to stop that. और वैसे भी ये क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिनके टाइम पे 26/11 मुंबई अटैक्स हुए थे और इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। और रही बात सरेंडर की, तो सुनो, इंडियन गवर्नमेंट ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि ट्रंप ने मीडिएशन करवाई है। इनफैक्ट पाकिस्तान तो ट्रंप के तलवे चाट रहा था। Achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you. मोरओवर ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि अगर मैं नहीं रिक्वेस्ट करता तो इंडिया पाकिस्तान के पीएम को ही उड़ा देता। The Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. और तो और ट्रंप ने मोदी जी को कनाडा G20 समिट में व्हाइट हाउस इनविटेशन दिया था, जो मोदी जी ने रिजेक्ट कर दिया था। क्या इसको सरेंडर बोलते हैं? बट कांग्रेस को ये थोड़ी ना दिखेगा। मोदी के सरेंडर वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट रोस्ट वाली वीडियो में डिटेल में कवर करूंगी। रूल करते टाइम तो कांग्रेसी कट्टर पाकिस्तान लवर हुआ करते थे, जिसके बाद मैंने ब्लंडर्स ऑफ कांग्रेस वाली वीडियो में कवर किया था। और अब जब वो ऑपोजिशन में है तो इनडायरेक्ट सपोर्ट की जा रही है। वैसे पाकिस्तान से याद आया, गौरव गोगोई जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिप्यूटी ऑपोजिशन लीडर हैं,
उनकी वाइफ एलिजाबेथ के भी पाकिस्तान कनेक्शंस एक्सपोज हुए हैं। गौरव गोगोई पे असम के सीएम ने ये एलिगेशंस भी लगाए हैं कि गौरव गोगोई ने 2014-15 में मल्टीपल पाकिस्तान विजिट्स की और इसके बाद सीरियस सेंसिटिव डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना शुरू किए पार्लियामेंट में। और उन्होंने ये भी कहा था कि असम पुलिस की एसआईटी के हाथ कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस भी लगे हैं और उन्होंने ये केस सेंट्रल एजेंसीज को दे दिया है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या पता चलता है वो तो हम देखेंगे ही। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप सोच के देखो, क्या हमारे देश की ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस सीरियस इश्यूज पे सवाल उठाती है? राहुल गांधी तो नीट के बच्चों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर सीक्रेट फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं। ये हर 2-3 सालों में एक नया नैरेटिव लेके आते रहते हैं। 2017 में रफाल डील पे एक फेक नैरेटिव बनाया था कि मोदी गवर्नमेंट ने रफाल डील में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और जब गलत साबित हुआ तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी। फिर 2019 में ईवीएम हैक वाला नैरेटिव चलाया जिसपे तो पाकिस्तान के सबसे बड़े देशभक्त ध्रुव राठी और ईरान के सबसे बड़े देशभक्त आकाश बैनर्जी ने भी वीडियो बनाई है। और जब इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया कि ईवीएम हैक करके बता दो तो इनमें से एक भी इंटेलेक्चुअल ईवीएम हैक करने नहीं आया और अब वोट चोरी वाला नैरेटिव चल रहा है। वैसे आपको पता है, वोट चोरी की पीडीएफ जो कांग्रेस ने अपलोड की थी उसके मेटा डेटा से पता चलता है कि वो पीडीएफ म्यांमार से क्रिएट हुई थी। कोइंसिडेंस ही कोइंसिडेंस हो रहे भाई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खैर, अब तो वोट चोरी वाला नैरेटिव भी ठंडा पड़ रहा है। अब एसआईआर वाला चल रहा है। देश में 12 बार एसआईआर हो चुका है जिसमें 10 बार तो कांग्रेस ने ही की थी। वैसे कांग्रेस को पता है कि ये सब नैरेटिव हैं इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन जनता को बेवकूफ भी तो बनाना होता है। अब मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि चाहे एक्सटर्नल एजेंसीज हैं या कुछ फॉरेन एक्टर्स जो इंडिया में रजीम चेंज चाहते हैं क्योंकि उनको इंडिया में एक पपेट गवर्नमेंट चाहिए जो उनके हिसाब से चले, आई बिलीव कांग्रेस पार्टी को इससे दूर रहना चाहिए। अगर उनको भारत में सरकार बनानी है तो उनको ग्राउंड लेवल पे काम करके लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, ना कि फॉरेन जाके इंडिया की बेइज्जती करनी चाहिए। Indian democracy has been under attack. Well, I can say to you that Indian democracy for the last 10 years was broken. But it's on a upward trajectory. It's fighting back, but it was broken. और ना ही एंटी इंडिया लोगों से जाके मिलना चाहिए। जैसे कि आप ये देखो, इस फोटो में राहुल गांधी इल्हान ओमार के साथ मिल रहे हैं जो कश्मीर इशू पे पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, यूएस में पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करती है और एंटी इंडिया जहर उगलती है। इल्हान ओमार के बारे में तो लगभग सबको पता है कि वो एंटी इंडिया प्रो पाकिस्तान है। क्या ये राहुल गांधी को नहीं पता था? ऐसे जीतोगे देश की जनता का दिल। अलेजिडली फॉरेन एजेंसीज के साथ मिलकर झूठे नेगेटिव नैरेटिव चलाकर इलेक्शंस जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। उनको वो मॉडल ऑफर करना पड़ेगा जो बीजेपी नहीं कर पा रही है। बीजेपी के पास तो सिर्फ गुजरात मॉडल था, कांग्रेस के पास तो 4 स्टेट्स हैं। अगर अभी कांग्रेस अपना माइंडसेट चेंज कर लेती है तो ठीक है, अदरवाइज क्लियरली एक प्लान स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है 2029 में किसी ना किसी तरीके से रजीम चेंज करने की, और वो होगा नहीं इतनी आसानी से। बट however, Indian government should keep an eye on it. And in this video, जो कांग्रेस अभी एज एन ऑपोजिशन फेल हो रही है वो हमने डिस्कस किया। अगर आप ब्लंडर्स देखना चाहते हो कांग्रेस के जो उसने तब किए थे जब वो रूल कर रही थी, तो वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। इसका लिंक मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, वरना लेफ्ट विंग वाले अपना नैरेटिव ही फैलाते रहेंगे। जय हिंद।